Hello. Hi. Good Good evening. evening, sir. हेलो। जी, आवाज़ जा Good रही है? evening, sir. आवाज़ जा रही है ना सर को क्लियर है? हेलो। जी, श्याम बर्फ चिका कर बयान आवाज़ जा रही है? Yes, sir. ठीक। तो ड्राइवर वेट कर लेते हैं सभी को आने दो उसके बाद करेंगे start। जी, आप लोग का कैसा चल रहा है एग्जाम का प्रिपरेशन? कोई बताओगे? हेलो। सही चल रहा है? Yes, sir. क्या? इस 32 से आप लोग 8 पे आ गए, 1/4 हो गया। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं।
स्क्रीन विजिबल है सभी को? मुझे क्लियर करना। जी स्क्रीन विजिबल है सभी को? सर आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? Yes, sir. हाँ, तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं इसका। देखो हमने स्टेज पढ़ लिया, ठीक है, हमने स्टेन पढ़ लिया, स्टेज स्टेन दोनों का टाइप पढ़ लिया, ठीक है, उसके फार्मूला वगैरह देख लिए, ठीक है। अब हम एक रिलेशन देखेंगे जो कि स्टेज और स्टेन को कोरिलेट करता है। जैसे कि हमें पता है कि जब कोई भी चीज में स्टेज आती है, ठीक है, स्टेज के कारण ही स्टेन आता है, ठीक है। जब तक कोई भी चीज में स्टेज नहीं आएगी तो स्टेन नहीं आएगी, ठीक है। तो जो स्टेन का जो मेन रीजन है ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते हमेशा कि स्टेज के कारण ही स्टेन आएगा, तो स्टेन का जो मेन रीजन है ना वो स्टेज है, ठीक है। तो उसको रिलेट किया एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था हुक्स, ठीक है। उन्होंने हुक्स लॉ दिया, एक एक लॉ दिया जिसका के नाम पड़ा हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ ने बेसिकली क्या बताया, ठीक है, इन्होंने बताया कि इलास्टिक लिमिट पे क्या होता है, ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस है, ठीक है। अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस प्रोड्यूस, स्ट्रेस प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, ठीक है, body is directly proportional to strain, ठीक है, टू द corresponding strain, या strain लिख सकते हैं, ठीक है, strain। यानी कि इनका स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो उन्होंने ये बोला कि स्ट्रेस जो होगी, ठीक है, स्ट्रेस जो होगी, ठीक है, जो स्ट्रेस होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो स्ट्रेन का होगा, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को हटाने के लिए, ठीक है, इस कांस्टेंट को हटाने के लिए एक, सॉरी, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा जिसको कि हम स्ट्रेन इज इक्वल टू, कांस्टेंट को हम ई बोलते हैं, ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ जो ई है वो है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, या हम बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, जो ई होगा यहाँ पे, ठीक है, जो ई होगा, ई, इसको हम को कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ये बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ए टाइम्स स्ट्रेन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है। तो ई जो होगी वो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होगी, ठीक है, ए जो होगी वो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है। ये जो है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अलग अलग स्ट्रेन के केस में जो है ए का वैल्यू अलग अलग आएगा। जैसे कि हमने लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा था, वॉल्यूमेट्रिक पढ़ा था, फिर हमने शियर पढ़ा था, तो हर एक केस में जो है वो ए का वैल्यू अलग अलग आएगा, ठीक है, हर एक केस के लिए फिर वहाँ पे अलग अलग ए डिफाइन होगा, ठीक है, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये जनरल है कि स्ट्रेस स्ट्रेन किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो सकता है, किसी भी टाइप का स्ट्रेन हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में ई का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो अब ध्यान से देखो कि जो ये ई होगी ना, ये ई, फिर से ये जो ई है हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, ठीक है, यानी कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ए टाइम्स स्ट्रेन, ठीक है। तो हम अगर इस पे हम एक
ग्राफ बनाए जिसपे कि हम वाई एक्सिस पे स्ट्रेस को रखें और एक्स एक्सिस पे हम स्ट्रेन को रखें, तो इस दोनों में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो अगर हम एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन रखें, ठीक है, और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस को रखें, ठीक है, स्पेस को रखें, तो y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जो यहाँ पे एम स्लोप है वो e का वैल्यू देगा। ठीक है, प्लस ऑफ इलास्टिसिटी वो स्लोप के इक्वल होगा, यानी जो स्लोप, ठीक है, स्लोप जो एम है उसके जगह e आएगा, और स्लोप को हम tan थीटा लिखते हैं तो tan थीटा की जगह यहाँ पे e आएगा। ठीक है, तो जो ये थीटा इसका tan थीटा होगा वो e देगा, तो वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगी। ठीक है, और जो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व है इलास्टिक लिमिट में देखा जाए, इलास्टिक लिमिट में अगर देखा जाए तो जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा ऑरिजिन से पास करते हुए, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है, या स्ट्रेस इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन होती है। ठीक है, तो ये हो गई। अब जैसे कि हमने लिखा कि E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो कि जो E का वैल्यू है वो ना तो स्ट्रेस पे डिपेंड करता है ना ही स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। E जो है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, E जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये E होता है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, E जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ठीक है, पेज ऑफ मटेरियल है ये। ठीक है, ई जो है वो प्रॉपर्टी मटेरियल का है, तो ई क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, ई डिपेंड्स ऑन, ई डिपेंड्स ऑन, ठीक है, तो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहला देखना नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग पेन से लिखता हूँ, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, इम्प्योरिटी, कि अगर इम्प्योरिटी ज्यादा कर देंगे तो इलास्टिसिटी उसका घट जाता है जनरली। ठीक है, फिर हो गया टेम्परेचर। ठीक है, तो ई जो है वो इस पे डिपेंड करता है, और ये क्या चीज पे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ई इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, ई इज, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम, तो ई क्या क्या चीज से इंडिपेंडेंट है, तो जैसे कि आप फॉर्मूला देख रहे हो तो ए इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो ये नहीं समझना कि ई जो है स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है, ई जो है स्ट्रेन पे। अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन, ठीक है, अपने आप को उस तरह से एडजस्ट कर लेगा कि वो ई जो है किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि आर इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, या ऐसे लिखते थे ना, वी आई इक्वल टू, वी इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से हम लिखते थे आर इक्वल टू वी बाई आई। तो ऐसा नहीं है कि आर जो है वी पे डिपेंड करेगा या आई पे डिपेंड करेगा, आई आर जो है वो प्रॉपर्टी मटेरियल का होता है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ना कि करंट पे और वोल्टेज पे। ठीक है, कोई भी अगर वायर है तो उसका रेसिस्टेंस फिक्स होगा, उसमें आप ऐसा नहीं कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो उसका रेसिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा है तो एक क्या चाहिए, तो पहला जो हो गया वो स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और दूसरा स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ना तो स्ट्रेस पे डिपेंड करती है ना तो स्ट्रेन पे डिपेंड करती है, ये प्रॉपर्टी मटेरियल की है। ठीक है, वो कंडीशन वगैरह अगर मटेरियल चेंज होगा, नेचर ऑफ मटेरियल चेंज होगा तब चेंज होगी, या उस मटेरियल में आप इम्प्योरिटी और ऐड करोगे तो इम्प्योरिटी ऐड करने से वो मटेरियल में कुछ चेंजेस आएंगे तो वहां पे वो चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर वगैरह चेंज करोगे तो ये चेंज होगी। ठीक है, हाँ जी, आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, क्या बात है? Yes, sir. हाँ जी, पढ़ने का मन नहीं है क्या आज? जी बोलो आप लोग, नहीं मन होगा तो छोड़ देंगे यार, जबरदस्ती थोड़ी कराना है। हाँ जी, अब्दुल्ला, गांधी, गौरव, कव्यांश, क्या हुआ? यस सर। ध्यान दे रहे हो या कुछ और कर रहे हो ज्वाइन होके? सर श्याम, ध्यान दे रहे हैं, बस वो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा,
और गौरव, यहाँ काव्यांश, पारितोष, श्याम, आप लोग का क्या, वंशिका? यस सर। ध्यान दे रहे हो, मतलब समझ रहे हो ये चीजें को? हाँ सर। ठीक है, ई के बारे में समझ गए, ई क्या होती है? यस सर, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। ठीक है। चलो, तो देखो ये तो ई के, सर ये ई उन्हीं का, चीजों पे डिपेंड करता है ना जिस पे स्ट्रेस डिपेंड करता है। हाँ बोल सकते हैं। नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, स्ट्रेस नहीं, वो प्रॉपर्टी मटेरियल का है। ई का ये है, स्ट्रेस तो बोल सकते हैं कि स्ट्रेस तो फोर्स पे डिपेंड करेगी, स्ट्रेस फोर्स अपॉन, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगर एरिया भी चेंज करोगे तो स्ट्रेस चेंज होगी, फोर्स भी चेंज करोगे तो स्ट्रेस चेंज होगी, लेकिन ई जो है वो चीजें पे डिपेंड नहीं करती। ई तो सिर्फ नेचर मटेरियल का प्रॉपर्टी है, इम्प्योरिटी कितना आएगा, ठीक है, टेम्परेचर, ये चीज तीनों चीजें पे डिपेंड करती है, तो कोई भी चीज पे ये डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हम लोग ई के बारे में इतना पढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखना हम चाहें तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? ठीक है, तो अगर हम लिखें सिग्निफिकेंस ऑफ ई, तो देखो सिग्निफिकेंस ऑफ ई, ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर किसी मटेरियल का जितना ज्यादा होगा ना, वो मटेरियल उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। ठीक है, ई जिसको क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, वो किसी मटेरियल का जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मोर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको कि हम ई बोलते हैं। ठीक है, मोर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिक द मटेरियल इज। ठीक है, इलास्टिक द मटेरियल इज। ठीक है, ठीक है? और कोई भी मटेरियल जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उतना ज्यादा वो अपने शेप को, साइज को रीगेन करने का उसमें टेंडेंसी होगा। ठीक है, ये चीज हमने देखा था कि मोर इलास्टिक मटेरियल इज, ठीक है, have more tendency to regain its shape एंड साइज। ठीक है, तो किसी मटेरियल का जितना ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई होगा, ठीक है, उसका उतना ज्यादा टेंडेंसी होगा कि वो अपने शेप को रीगेन कर ले। ठीक है, शेप या साइज जो भी है उसको रीगेन कर ले। ठीक है, डिफॉर्मेशन वगैरह के बाद जब फोर्स वगैरह हटेगी तो वो उतना इजिली रीगेन कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो अब हम बात करें थोड़ा सा, देखो अब हमने जो पढ़ा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने देख लिया। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रेस के केस में, क्योंकि हमने तीन तरह के स्ट्रेस देखा था बेसिकली, लॉन्गिट्यूडनल, फिर से वॉल्यूमेट्रिक, और फिर से ये शियर। ठीक है, तो इस तीनों तरह के स्ट्रेस भी हमने तीन तरह के देखा था, स्ट्रेन भी तीन तरह का देखा था। ठीक है, तो जब शियर स्ट्रेस आएगा तो शियर स्ट्रेन आएगा, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने डिफाइन कर लिया है पहले ही। तो अब अलग अलग स्ट्रेस के केस में अलग अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है, जिसको कि हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में तुम बात करोगे तो वहां पे आता है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, जैसे कि आप वॉल्यूमेट्रिक में बात करोगे तो बल्क मॉडुलस आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग स्ट्रेस में हम देखेंगे कि अलग अलग नाम आएंगे। ठीक है, तो वो चीजें हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें यंग्स मॉडुलस, ठीक है, ठीक है,
यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम इसको गामा से डिनोट करते हैं। गामा आपने मैथ में सुना होगा ना, सिंपल सा। ठीक है, ये गामा हो गया, वाई नहीं है, ठीक है, वाई को हम ऐसे करके लिख रहे हैं, तो ये गामा हो गया। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये जो है वो डिफाइन किया गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के लिए, ठीक है। तो डिफाइन फॉर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि कोई भी अगर इलास्टिक लिमिट विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, एक स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस is directly proportional to longitudinal strain, ठीक है। यानी कि इलास्टिक लिमिट में क्या होती है, ठीक है, कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है, मैं सिर्फ स्ट्रेस लिख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। It is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain, ठीक है। तो गामा को डिफाइन किया गया है, ठीक है, गामा को डिफाइन किया गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। ठीक है, तो गामा को जो डिफाइन किया गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो बेसिकली जो गामा है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के लिए ही डिफाइन है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर हम गामा को लिखें तो स्ट्रेस तो फोर्स बाई एरिया होगा और स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल डेल्टा एल बाई एल। तो हम इसको गामा को ऐसे लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू, ठीक है, तुम देखोगे तो गामा इज इक्वल टू, ठीक है, गामा इज इक्वल टू एफ एल ऊपर जाएगा, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। तो गामा को ये लिख सकते हैं फोर्स इंटू लेंथ, बेसिकली स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फोर्स बाई एरिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो इसको अरेंज करोगे तो गामा इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्ट्रेन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसको वाई एक्सिस पे अगर रखोगे, इसको एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन को रखोगे तो वाई इक्वल टू एम एक्स आएगा। फिर जो ग्राफ बनेगी, ठीक है, या ग्राफ बनेगी इसका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का, ठीक है, और स्ट्रेन का, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो गामा दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी y इक्वल टू एम एक्स यानी ओरिजिन से पास करते हुए ग्राफ बनेगा, और जो स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप जो कि m है उसका मतलब गामा हो जाएगा। और हम ऐसे भी लिखे tan थीटा इज इक्वल टू गामा, क्योंकि स्लोप जो होगा वो tan थीटा के इक्वल होगा, और गामा अगर हमें थीटा दिया हुआ है तो हम tan थीटा निकाल लेंगे तो वो गामा दे देगा, या अगर हमें स्लोप गिवन है तो स्लोप ही गामा के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको देखो थोड़ा
सर अगर मैं इसको और अरेंज करूँ, ठीक है, कि हमने यहाँ पे लिखा गामा इक्वल टू एफ एल फोर्स एल ए डेल्टा एल, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं कि गामा इक्वल टू स्ट्रेस। आप लास्ट वाली स्लाइड दिखा दोगे? हाँ जी बोलो। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दोगे आप? ओके सर। ठीक है, तो यहाँ से जो गामा गामा आ गया, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो, यहाँ से तुम देखोगे कि स्ट्रेस इज इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्ट्रेस को फोर्स बाई एरिया इज इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो अगर हम फोर्स को लिखें, एरिया को इधर भेज दो, ठीक है, तो गामा ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। अगर हम फोर्स और चेंज इन लेंथ में ग्राफ बनाए, ठीक है, फोर्स और चेंज इन लेंथ में ग्राफ बनाए, तो अगर हम फोर्स को वाई एक्सिस पे रखें, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ इधर कहीं पे साइड करके, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, स्ट्रेस को फोर्स बाई एरिया इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो बेसिकली हम फोर्स को लिखना था, फोर्स इक्वल टू एरिया को इधर बैठो गामा टाइम्स ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल, ठीक है। तो अगर हम फोर्स को वाई एक्सिस पे रखें और तो ये अपना स्लोप हो जाएगा ये पूरा, ठीक है, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट, क्योंकि एरिया लेंथ कांस्टेंट, और ये डेल्टा एल जो है वो चेंज इन लेंथ है जो कि एक्स एक्सिस पे है। तो अगर हम ग्राफ बनाए फोर्स और चेंज इन लेंथ में, ठीक है, जो कि इलोंगेशन बोल सकते हैं, इलोंगेशन या कंप्रेशन कुछ भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम फोर्स फोर्स जिसको कि लोड भी बोल सकते हैं, जिसपे लोड दिए फोर्स और इलोंगेशन, ठीक है, इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी हो सकता है, ठीक है। डेल्टा एल में अगर हम ग्राफ बना तो वो भी ग्राफ देखोगे तो वाई इक्वल टू एम एक्स जैसा ही है, यानी कि ये ग्राफ भी सेंटर से पास कर रहा है, और वाई जो वाई इक्वल टू एम एक्स जैसा ग्राफ है जो कि सीधा जा रहा है, ठीक है, ओरिजिन से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो थीटा है, tan थीटा, जो कि स्लोप है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो गामा ए बाई एल है। तो यहाँ पे जो स्लोप है जो कि एम को डिनोट कर रहा है वो है गामा ए बाई एल, ठीक है। तो लोड और इलोंगेशन का ग्राफ होगा तो यहाँ पे जो स्लोप को गामा ए बाई एल देगा, लिख सकते हैं tan थीटा जो होगी वो गामा टाइम्स ए बाई एल के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हो गया इलोंगेशन और velocity। तो देखो दो चीज हो सकती है, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच ग्राफ देगी तो जो स्लोप है वो डायरेक्ट आपको गामा दे देगा, ठीक है, स्लोप जो है वो डायरेक्ट गामा, और यहाँ पे जो स्लोप है वो गामा ए एल है, ठीक है। तो जैसे जैसे देखोगे फोर्स बढ़ाओगे तो इलोंगेशन वैसे वैसे बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली, इलोंगेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि गामा ए बाई एल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल है, ठीक है। जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाओगे तो डेल्टा एल यानी इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन जो भी होगा, ठीक है, अगर जो स्पेस मान लो कि कंप्रेस कर रहे हो तो कंप्रेशन होगा, इलोंगेट कर रहे हो तो इलोंगेशन होगा, तो जो भी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे तो वो चीजें इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये हो गया एक रिलेशन अपना, ठीक है, फोर्स और चेंज इन लेंथ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। क्लियर? ठीक है, तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन लिखें कि बाई हाउ मच, ठीक है, बाई हाउ मच और 3 मीटर लॉन्ग वायर
elongate, ठीक है. if a weight of 10 kg suspended from the lower end, suspended from the lower end with the upper end fixed. तो एक वायर था जिसका कि अपर एंड फिक्स था, लोअर एंड पे हमने 10 केजी का वेट सस्टेन कर दिया, ठीक है, फिक्स्ड. डायमीटर ऑफ वायर इज 0.4 मिलीमीटर, ठीक है, 0.4 मिलीमीटर. एंड गामा फॉर वायर इज 10 के पावर 11, ठीक है, 10 के पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. हमने गामा का डायमेंशन भी देख लेते हैं थोड़ा सा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. और जी का वैल्यू आपको 9.8 लेना है, ठीक है. तो देखो अगर गामा का डायमेंशन देखें तो गामा को देखोगे, ठीक है, तो गामा अपना जो था बेसिकली, गामा जो अपना था, हम ऐसे गामा को लिखे फोर्स बाई एरिया, ठीक है. गामा को हमने लिखा था स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है, गामा को हमने लिखा था स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल आया था यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये फोर्स बाई एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई. देखो ये तो डेल्टा एल बाई एल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता या कोई भी यूनिक नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा एल जो है चेंज इन लेंथ है, इसका भी यूनिक मीटर होगा, और एल का भी जो ऐसा यूनिट होगा वो मीटर होगा, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा. तो गामा का वही डायमेंशन होगा जो एफ बाई ए का डायमेंशन होगा. तो डायमेंशन ऑफ गामा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ बाई एल, ठीक है, एफ बाई ए. तो डायमेंशन की बात करें एफ का तो एम एल टी माइनस टू, और एरिया का एल टू, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा गामा का, ठीक है, गामा का जो डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है. और यूनिट देखोगे तो यूनिट फोर्स बाई एरिया, तो यूनिट जो हो जाएगा गामा का, यूनिट ऑफ गामा वो हो जाएगा फोर्स बाई एरिया, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. तो ये यूनिट हो जाएगी ये डायमेंशन, ठीक है. तो ये दोनों भी ध्यान रखना कि गामा का यूनिट और डायमेंशन क्लियर है. जी, ये क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन दिख रहा है. हेलो. यस सर, कर रहे हैं शुरू जो है.
सर आप कराना इस वाले को। हाँ जी, कितना है? सर आप कराना थोड़ा थोड़ा सा, सा गलत सा लग रहा इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने इतना टाइम दे दिया आप लोगों को कि आप लोग कर लोगे। तो देखो है। गिवन कैलकुलेशन क्या थोड़ी क्या है पहले देखो। गलती लग रही है। क्या बोल रहे हो? तो कैलकुलेशन में थोड़ी गलती लग अभी रही कर रहे हैं। ठीक है, मुझे 9.8 लेना है ना। देखो है क्या, देखो पहले तो लेंथ दिया हुआ है वायर का, जो ओरिजिनल लेंथ था 3 मीटर, ठीक है। और फिर देखा वेट दिया हुआ है 10 kg, यानी एक वायर था मेरे पास, और इसको एक अपर एंड सर फिक्स था फोर्स और नीचे लोअर एंड पे 10 kg का मास है। तो इस पे देखो वायर पे देखोगे जो फोर्स लग रही है बेसिकली टेंशन लगेगी, है। ठीक है। जो टेंशन लगेगी वो टेंशन वो mg के बराबर होगी, ठीक है। टेंशन इज इक्वल टू mg, यानी कि टेंशन का जो वैल्यू हो जाएगा वो 10 × 9.8 यानी 98 न्यूटन, है ना। सर हाँ जी बोलो। सर क्या उसमें पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? पाई की वैल्यू 22/7 रख लो ना। ठीक है सर। इंटू 9.8, ठीक है। तो टेंशन का वैल्यू 98 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ आ गई, यानी जो फोर्स हमें चाहिए था वो 98 न्यूटन आ गया, ठीक है। और डायमीटर ऑफ द वायर गिवन है, डायमीटर दिया हुआ है 0.4 mm। तो रेडियस अगर तुम लिखना चाहते हो तो रेडियस हो जाएगा 0.2 mm, और को तुम मीटर में बदलना चाहते हो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो रेडियस हमने इसलिए निकाला, रेडियस वायर का इसलिए गिवन है क्योंकि हमें एरिया एरिया भी चाहिए। तो हमने इलोंगेशन पूछा है कि कितना इलोंगेट हुआ। तो देखोगे तो फोर्स बाई एरिया जो होता है वो गामा टाइम्स डेल्टा एल बाई एल होता है, यानी स्ट्रेस इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से हमें डेल्टा एल पूछा है, तो डेल्टा एल जो आ जाएगा यहाँ से देखोगे डेल्टा एल, एल को इधर भेज दोगे, गामा को नीचे ले आओगे तो एफ एल अपॉन गामा इंटू ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल्टा एल का जो वैल्यू होगा, डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन गामा इंटू ए, ठीक है। गामा इंटू ए, वैल्यू पुट करो, एफ का वैल्यू 98 है, एल का वैल्यू 3 है, गामा का वैल्यू गिवन है। गामा का वैल्यू देखोगे तो 10⁻11, ठीक है। गामा गिवन है 10⁻11, और ये एसआई यूनिट में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 10। एरिया के लिए लिखोगे तो एरिया जो होता है, एरिया तुम देखोगे तो एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। जो एरिया हो जाएगा, एरिया ये पाई आर स्क्वायर होगी, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कुछ भी 22/7 ही ले लो, ठीक है। तो हम पाई 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। आर का जो वैल्यू आया था अपना 0.2 इंटू 10⁻³ ठीक है, यानी 0.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सॉल्व तो करना ही होगा, ठीक है। 98 इंटू 3 बाई 7 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 7, और यहाँ पे 22 बचा। 0.2 इंटू 0.2 करोगे तो बेसिकली देखो 0.2 से एक पॉइंट हटा के हम यहाँ पे पावर ले आए, -4 आ जाएगा बेसिकली। तो ये देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और 10⁻⁻4 यानी 10⁻⁸, और एक पहले से गिवन है 10⁻10, यहाँ पे है 10⁻11 है, ठीक है। तो 10⁻11 है पहले से, तो ये चेंज इन लेंथ आएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है अपने को बेसिकली, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो जो डेल्टा एल का वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे 8 है, -1 है और 11 है, तो यहाँ से तो कैंसिल ही हो जाएगा। +11 +3 बचेगा, 8 से तो 8 को कैंसिल कर देगा ये, ठीक है। तो +3, तो डेल्टा एल जो आते हैं ना वो 2.3 सेंटीमीटर के करीब आती है, ठीक है। ओके, गॉट इट। एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, समझ आया ये?
जी कहाँ? यस सर आ गया। ठीक है, एक और मैं सर। क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ध्यान से करना है इसको, ठीक है। टू वायर, ठीक है, क्वेश्चन, टू वायर, ठीक है, टू वायर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल होने से क्या होगा? सेम मेटल ले लेते हैं, बोलो। सेम मटेरियल, सेम सर मटेरियल उसपे का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होगा। हाँ ठीक है, गामा सेम होगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, ठीक है, वायर इज हाफ that of second वायर, ठीक है, एंड रेडियस एंड रेडियस इज डबल, इज डबल that ऑफ सेकेंड वायर, ठीक है। तो फर्स्ट वायर का जो है वो लेंथ है वो तो हाफ है, लेकिन रेडियस जो है वो डबल है, ठीक है, वायर। इफ इक्वल इफ इक्वल लोड आर अप्लाइड ऑन बोथ वायर, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, देन फाइंड रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ, यानी इलोंगेशन का हमें रेशियो चाहिए, ठीक है, फर्स्ट वायर बाई सेकेंड वायर, ठीक है, देयर लेंथ। अच्छे से बताइए। यस सर आ गया। चलो कैलकुलेट करो।
सर 1/8। हाँ जी बोलो। सर 1/8 आ रहा है। एक मिनट। सर 1/8 आ रहा है। सर 1:8। हाँ सही है, रेशियो 8 सही है। ठीक है, हमसे इलोंगेशन का रेशियो पूछा है। देखोगे तो इलोंगेशन अगर मैं डायरेक्टली तरीका है F/L/y गामा ए। ठीक है, तो एरिया जो होता है बेसिकली रेडियस का स्क्वायर होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं F/L अपॉन गामा पाई आर स्क्वायर। तो देखो दो वायर है, एक का लेंथ, देखो बोला है कि टू वायर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज हाफ दैट ऑफ द सेकंड वायर। अगर हम इसको इधर सेकंड ले लें, इधर फर्स्ट ले लें, तो अगर हम इसका लेंथ एल लेते हैं तो इसका लेंथ L/2 होगा। एंड रेडियस इज डबल दैट ऑफ द सेकंड वायर। अगर इसका रेडियस r लेते हैं तो इसका रेडियस 2r हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा L1 और डेल्टा L2, और देखो फोर्स दोनों में सेम है। ठीक है, लोड दोनों पे सेम लगा है तो फोर्स सेम होगा, और दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है तो गामा भी सेम होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स सेम होगा दोनों के लिए। फोर्स और L1 बाई गामा पाई तो दोनों के लिए सेम ही होगा, R1 स्क्वायर अपॉन F/L2 अपॉन गामा पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फोर्स सेम है, गामा पाई सेम ही है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये L1/L2 और R2/R1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू रखो। L1 का वैल्यू ये फर्स्ट वाला है, L1 का वैल्यू L/2 है, और L2 का वैल्यू, ठीक है, इंटू R2 का वैल्यू R है, और R1 का वैल्यू 2R है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर है। तो बेसिकली देखोगे तो ये आ जाएगा 1/2, और 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 1/8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। Yes, sir. यस सर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो, तो और क्वेश्चन देखें। अगर हम और देखें तो एक इस तरह का देख लेते हैं कि मेरे पास दो वायर है, एक वायर इस तरह से एक ब्लॉक लटका हुआ है, दूसरा वायर है यहाँ पे ऐसे लटका। ये 6 kg का है ब्लॉक, और ये जो है 4 kg का है ब्लॉक। ठीक है, और ये स्टील का है, और ये जो है वो ब्रास का है। ठीक है, और इसका जो लेंथ है 1.5 मीटर है। ठीक है, लेंथ लेता था 1.5 मीटर, और इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, गिवन जो है गामा फॉर ब्रास। ठीक है, गामा फॉर ब्रास इज इक्वल टू 0.91। ठीक है, 0.91 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या पास्कल भी लिखा जा सकता है, देखोगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेसिकली पास्कल भी होता है, प्रेशर का एरिया। ठीक है, और गामा फॉर स्टील इज 2 × 10⁻11 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्टील इज इक्वल टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी लिखा जा सकता है। लेंथ दे चुका है, डायमीटर जो है दोनों का, ठीक है, या रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस है दोनों का। ठीक है, डायमीटर ही ले लेते हैं, डायमीटर दोनों का जो है, ठीक है, वो गिवन है। देखो डायमीटर स्टील का और ब्रास का दोनों का सेम ही है। ठीक है, और ये 0.25 मीटर है। ठीक है,
सेंटीमीटर डिग्री गिवन है बेसिकली, ठीक है। कैलकुलेशन फिर से टफ हो जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है इलोंगेशन दोनों में, स्टील में और ब्रास में, ठीक है। तो फाइंड इलोंगेशन इन स्टील एज वेल एज ब्रास, ठीक है। फाइंड इलोंगेशन इन बोथ वायर इलोंगेशन कैलकुलेट। सर यहाँ पे जी 9.8 लेना है या फिर 10? का वैल्यू 10 ले लेना। ओके सर। इसने तो वैसे 9.8 लेके सॉल्व किया, 9.8 ही ले लेना, ठीक है। ठीक है, 9.8 ही ले लेना। ओके सर। तो देखो बेसिकली दोनों में टेंशन अलग अलग होंगे, ठीक है। बेसिकली दोनों में टेंशन निकालोगे तो दोनों का फोर्स आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग फोर्स होंगे, दोनों का डायमीटर वगैरह दिया हुआ है, तो इलोंगेशन आप कर लेंगे। देखो एक तरह का और मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन, कि एक इस तरह का है, ठीक है। एक यहाँ पे मान लो सीलिंग है, ठीक है। इस सीलिंग से एक वायर और ये दूसरा वायर, और एक मान लो मासलेस रॉड है, ठीक है। रॉड जो है वो मासलेस है, ठीक है।
ये मासलेस है, और यहाँ से मान लो, ठीक है, ये दोनों एंड है, ठीक है, ये दोनों एंड है मान लो, इस एंड पे और इस एंड पे ये, ठीक है, और इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है मान लो, बेसिकली मान लो लेंथ अगर एल भी दिया होगा तो एल तो कैंसिल ही हो जाएगा फाइनली, ये एल गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक 10 kg का ब्लॉक था, ठीक है, हैंग किया गया, और ये जो लेंथ है वो L/4 है, ठीक है। ये जो वायर है, अलग अलग मटेरियल के वायर है, मान लो ये एक स्टील का हो गया, एक ब्रास का हो गया, मान लेते हैं ये एक वायर है, ठीक है, ये स्टील का है, ये ब्रास का है। डाटा सब यही लेना है, ठीक है, कि गामा स्टील ब्रास का यही ले सकते हो, मैं ये लग ही दे देता हूँ, गामा ब्रास, ये 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गामा स्टील 4 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, दोनों का डायमीटर सेम है, ठीक है, या रेडियस की बात कर ले, रेडियस ब्रास का, रेडियस स्टील का, दोनों का सेम है, और मैं एसआई यूनिट में ही ले लेता हूँ 0.4 मीटर, ठीक है, 0.4 मीटर, ध्यान से देखना, इसको चेंज भी करना, नहीं चेंज तो नहीं, मीटर में ही दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस हो गया, या ऐसा लिख लेता हूँ 0.7 लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल भी हो जाएगी, या 1.14 ले लेते हैं। सर ये जो गामा स्टील का वो 4 हैगा या 9 हैगा? 4 है, 4 है, तो और हमें कैलकुलेट करनी है, ये तो गिवन हो गया, जी का वैल्यू 10 ही ले लेना, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना, ठीक है, कहने का है नहीं, लेंथ दोनों का लेंथ सेम ही है, ठीक है, दोनों का लेंथ भी मान लो सेम ही है, लेंथ का, ठीक है, तो ये भी 2 मीटर का, ये भी 2 मीटर का, ठीक है, तो हमें बेसिकली दोनों में इलोंगेशन चाहिए, फाइंड इलोंगेशन इन बोथ रॉड, ठीक है, वायर, ठीक है, फाइंड इलोंगेशन। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें इसमें टेंशन निकालने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेगी, एक तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाना पड़ेगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम, टॉर्क भी कोई ना कोई पॉइंट से आपको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, फाइंड ट्रांसलेशनल सॉरी फाइंड इलोंगेशन इन बोथ वायर, ठीक है, तो दोनों वायर में इलोंगेशन हमें बतानी है, फाइंड इलोंगेशन इन बोथ वायर, ठीक है, तो ये जो है मासलेस रॉड है, तो मासलेस रॉड है, इस पे कोई भी मास नहीं होगा, तो आप देखो इसमें दिक्कत ये है ना कि इस दोनों में टेंशन अलग अलग होगी, क्योंकि ये जो मास है वो सिमेट्रिक बीच में नहीं लगा हुआ है, बीच में, क्योंकि ये इसके पास है तो इसके पास लोड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ग्लास के पास जितना होगा उससे, तो यहाँ पे अगर टेंशन T1 होगा तो यहाँ पे टेंशन T2, और यहाँ पे जो है ये इसका वेट लग रहा होगा mg, जो कि 100 न्यूटन का लगेगा, ठीक है, mg 100 का, तो एक तो इक्वेशन आएगा T1 + T2 = 100 न्यूटन, ये तो आ गया आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आप सॉल्व कहाँ से लाओगे, तो वो लाओगे टॉर्क बैलेंस करके, किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लो, ठीक है, और यहाँ से आप दूसरा इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, और उन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो फिर आपके पास चीजें आ जाएगी, तो मान लो कि अगर हम T1 T यहीं से अगर हम लिख लें, ठीक है, तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क, दोनों का टॉर्क देखोगे तो ऊपर वाला इसको कैसे घुमाना चाह रहा है और नीचे वाला इसको कैसे घुमाना चाह रहा है, दोनों का जो टॉर्क है वो अपोजिट है, इसका जो टॉर्क होगा वो फोर्स T1 इंटू लेंथ L/4 इज इक्वल टू, इसका जो टॉर्क होगा T2 इंटू इसका जो ये डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो L-L/4, ये 3L/4 आ जाएगा, 3L/4, ठीक है, तो एक इक्वेशन और आ गया यहाँ से,
T1 4 से 4 भी कैंसिल आ जाएगा, यानी कि T1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T2। इसका इक्वेशन यहाँ पे रखो तो T1 T2 आप कैलकुलेट कर लो। जैसे ही 4 जाएगा फिर लोकेशन कैलकुलेट कर लो। जैसे भी यहाँ पे भी आपने टेंशन दोनों में कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, तो इसमें टेंशन इसमें। ये स्ट्रिंग जो है, ये रस्सी जो ब्रास है सिर्फ 6 kg को बैलेंस कर रहा है, लेकिन ये जो स्टील है वो 6 + 4 दोनों kg 10 kg को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें टेंशन जो होगा वो G इंटू 10 होगा, और इसमें जो टेंशन होगा 6 इंटू G होगा, ठीक है। तो दोनों में टेंशन अलग। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में ना टेंशन ही निकालने का मेन है ये, ठीक है। टेंशन निकाल लोगे तो सभी जो डाटा है वो गिवन है, ठीक है। एरिया के लिए आपको रेडियस गिवन है, गामा गिवन है, जी का वैल्यू गिवन है, ठीक है। जी का वैल्यू तो टेंशन निकालने के लिए ही होगा। तो हर एक चीज गिवन है। ओरिजिनल लेंथ गिवन है 2 मीटर 2 मीटर दोनों का, ठीक है। तो बेसिकली मैकेनिक्स का यूज हमें करना है, ठीक है, टेंशन निकालने के लिए। यहाँ भी देखोगे तो मैकेनिक्स का न्यूटन्स लॉ का यूज होगा। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ प्लस रोटेशन, रोटेशन में ये टॉर्क बैलेंस करते हैं, तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम प्लस टॉर्क बैलेंस, ठीक है। तो दोनों चीजें होगी, है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। तो दोनों क्वेश्चन को ना एक बार आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को। हाँ जी श्याम, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, चेक टेस्ट करो। की बात सर, टेस्ट की बातें चल रही थी, मेजर टेस्ट की। ठीक है, तो दोनों में क्या है, मैकेनिक्स का यूज है टेंशन निकालने के लिए, और टेंशन ये लोड का काम करेगा, ठीक है। तो ये करके आप लोग कल कल क्लास है, ठीक है, तो कल आप लोग ये करके आओगे दोनों, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी मैंने ओके सर। ठीक है। चलो, तो किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो ठीक है, कर लेना आप लोग इसको। तो फिर कल लगभग ये खत्म ही हो जाएगा। कल आपका इस वीक का लास्ट होगा, अगले वीक एक वीक में खत्म हो जाएगा, 1 से 2 क्लास में। फिर जो अगले वीक का जो लास्ट 2 दिन होगा उसके में हम बोर्ड का कुछ देख लेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो ठीक है, बोर्ड का धीरे धीरे बोर्ड का भी करो आप लोग, ठीक है। बोर्ड पे भी फोकस कर सकते हो, लेकिन इसको भी छोड़ना नहीं है, इसको भी करो, इसका भी डीपीपी वगैरह कर सकते हो। ये चैप्टर इजी है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह लग रहा होगा कि लेंथी है, लेकिन चैप्टर जो है वो इजी है। ओके, ठीक है, तो यस सर। बाय एवरीवन। ओके सर, बाय सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।